हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, लगभग बोर्ड एग्जाम में टच किए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कुछ ही समय बचे हुए हैं और ये कुछ ही समय को आपको अच्छी तरह से प्रयोग करनी है। और जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं वो सबको आपको कवर करना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक एक तरह से आपको इफेक्टिव पकड़ नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को रिवीजन भी करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, तो मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। आप लोग थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी जो है अच्छी तरह से पढ़े हैं और आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत कारगर है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार टच किए जाते हैं कि संभववाद क्या है, या फिर संभववाद से आप क्या समझते हैं, या फिर संभववाद के बारे में लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, संभववाद के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संभववाद आप लोग पढ़े हैं कि संभववाद मानव भूगोल और एक संप्रदाय के रूप के समान है। ठीक है, संभववाद मानव भूगोल जानते हैं आप लोग, मानव भूगोल किसको बोलते हैं, मानव और पृथ्वी के बीच यानी जो रिलेशन है, यानी मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जो रिलेशन है उसी का हम लोग स्टडी करते हैं मानव भूगोल में। ठीक है, तो संभववाद जो है मानव भूगोल का एक संप्रदाय के रूप में समान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत विचारधारा यानी आइडियोलॉजी और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। संभववाद के अंतर्गत क्या माना गया है, मनुष्य को एक चिंतनशील प्राणी माना गया है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी संभववाद विचारधारा यह कहती है कि आदमी जो है, यानी आदमी क्रियाशील मानव जो है वो एक चिंतनशील प्राणी है, वो थिंकिंग कर सकता है, वो सोच सकते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा प्राणी है और वो प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक पर्यावरण में जितने भी उपस्थित संसाधन है उसको चुनने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए वो स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये कौन कर रही है, संभववाद कह रही है, यानी संभववाद की जो विचारधारा है इसी के अनुसार ये बात कहा गया है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक वातावरण यानी प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति का जो वातावरण है उसका विस्तार जितना ज्यादा होगा तो आदमी को उतना जीवन जीने में सफलता मिलेगी, यानी जीवन जीने में आसानी होगी। उनके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे, बहुत सारे उनके पास एक तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो क्या होगा कि उसके पास बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर मैदानी क्षेत्र का विस्तार जितना ज्यादा अधिक होता है उतना ज्यादा कृषि कर पाएंगे। ठीक है, उतना ज्यादा मानव को लाभ होगा, उतना ज्यादा वो स्वतंत्र रूप से कृषि कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक तरह से संभववाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, संभववाद का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि संभववाद एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसमें मनुष्य को एक चिंतनशील प्राणी के रूप में कहा गया है और वह मनुष्य प्राकृतिक में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी विकल्प हैं उसको चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसको चुनने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है और वो चुन करके अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं। यही क्या है, संभववाद है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, काफी सिंपल है, भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखनी है कि मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है। ठीक है, मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है, तो मानव भूगोल के पिता या जनक जो है आपका फ्रेडरिक रेडजेल्ट है। कई बार आप लोग पढ़े हैं कि मानव भूगोल के जनक या पिता या फिर संस्थापक भी बोलते हैं। जब मानव भूगोल के पिता बोले, जनक बोले या फिर संस्थापक बोले तो वो कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल्ट। कभी कभी आपको रेडजेल्ट दे देगा, फ्रेडरिक नहीं देता है पूरा नाम इसका। ठीक है, टाइटल आपको दे देगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि फ्रेडरिक रेडजेल्ट की बात की जा रही है। तो इनके संस्थापक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल्ट, जो जर्मनी के निवासी थे। कहां, अब देखिए ये कहां के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे। ये चीज आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेडजेल्ट निवासी थे कहां देश के, आपको 4 देश दे देगा उठा के। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है कि जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना 1882 में की थी और इनका जन्म 1844 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक जो है इनका काफी ज्यादा फेमस पुस्तक था उस टाइम, अभी भी फेमस है। तो इनकी जो रचना की गई वो आपका फ्रेडरिक रेडजेल्ट के द्वारा की गई, जो मानव भूगोल के जनक है। इनका जन्म की बात की जाए तो 1844 में इनका जन्म हुआ था और ये जो पुस्तक की रचना की थी वो 1882 में इनकी पुस्तक की रचना की थी। एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना 1882 में की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। मानव भूगोल के पिता जनक के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या कहा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए।
तो भूगोल की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक, प्रेजेंट तक, यानी अभी तक उसके पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन रहा है, कैसा संबंध रहा है, उसी व्यवहार का, उसी दृष्टिकोण का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, सिंपल सी बात है कि ऐसा ब्रांच शाखा यानी भूगोल की ऐसा शाखा, ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक मानव का पारिस्थितिकी तंत्र के साथ यानी पर्यावरण के साथ कैसा संबंध रहा है, कैसा बिहेवियर है उसका, पर्यावरण में वो रह करके कैसे पर्यावरण के स्वतंत्र जो विकल्प होते हैं उसको चुनते हैं, पर्यावरण का कैसा उपयोग करते हैं, इस चीज का हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मानव भूगोल आपका टॉपिक है, चैप्टर का ही नाम है मानव भूगोल, आप लोग को याद होगा एनसीईआरटी बुक में दिया है आपका। ठीक है, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी आपका चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेंट के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव समाज यानी ह्यूमन कम्युनिटी जो है और इसका धरातल यानी जो पृथ्वी है, इसके बीच जो रिलेशन है उसी को संश्लेषित अध्ययन, यानी उसका संश्लेषित कहने का मतलब ये हुआ कि एक इंटीग्रेटेड, ठीक है, एक जगह हम लोग अध्ययन करते हैं, इंटीग्रेटेड, विश्लेषित नहीं, संश्लेषित। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप से जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। ये आपके फ्रेडरिक रेडजेंट के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीन पर हम रखें कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है या फिर कम से कम 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर में आप लोगों को बॉक्स बना देनी है, या फिर अगर बॉक्स बनाने की सुविधा अगर नहीं होगी तो वहां पहले आपको जन्म दर के बारे में लिखनी है, फिर बाद में आप क्या लिखेंगे, मृत्यु दर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो जन्म दर इस पर क्या होता है, सिंपल सी आप जानते हैं कि जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चे की संख्या। ठीक है, यानी एक वर्ष में बच्चे जो जीवित हो रहे हैं, यानी एक वर्ष में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक वर्ष के अंतर्गत कितना बच्चे जीवित हैं, वही क्या है, आपका जन्म दर है। ठीक है, अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर, देखिए प्रति 1000 एक वर्ष में, ठीक है, प्रति 1000 एक वर्ष में जितने भी मरने वालों की संख्या है, जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, वो सारे आ जाएंगे आपका मृत्यु दर में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 पर आपको एक साल में 1000 जनसंख्या को देखनी है, एक वर्ष के अंतर्गत 1000 जनसंख्या में कितना उतार चढ़ाव होता है, अगर उतार चढ़ाव कितना, जन्म कितना, मृत्यु दर होता है, तो वही चीज आपको क्या रखना है, याद रखना। बच्चे की अगर देखी जाए, यानी जन्म दर तो आपका बच्चा का ही होगा ना, बड़े आदमी तो जन्म नहीं लेते, बच्चे ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से 1000 बच्चों पर एक वर्ष में कितने बच्चे जीवित रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, जन्म दर कहलाएगा। और 1000 आदमी पर, इसमें सभी आ जाएंगे, बच्चे बूढ़े जवान। ठीक है, इसमें सभी आ जाएंगे। 1000 जनसंख्या में एक वर्ष में कितना जनसंख्या डेथ करेगा, मृत्यु होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मृत्यु दर कहलाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, अर्थात जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि होती है। और आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या अगर मृत्यु होगी तो जनसंख्या घटेगी, ये सब कोई जानता है। ठीक है, जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है, सकारात्मक और नकारात्मक वृद्धि माना गया है। ठीक है, अब देखिए जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं जन्म दर को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि चिकित्सा सेवा की सहायता से मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए ये हाथ में है, जन्म दर आपके हाथ में, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, परिवार नियोजन जो प्लानिंग है उसको अपना करके उसको जन्म दर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आपके चिकित्सा सेवा की सहायता से हम लोग मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, मतलब दोनों को रोकने का साधन है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, कितनों भी चिकित्सा सेवा यानी मेडिकल सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज अगर डेवलप्ड है तो आपके मृत्यु दर की संख्या कम होगी उस देश में। ठीक है, मेडिकल डेवलप्ड है, मेडिकल एजेंसी अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर डेवलप्ड है तो वहां एक तरह से जनसंख्या दर में वृद्धि भी होती है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर का कारण ये भी है मेडिकल फैसिलिटीज में इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज में डेवलपमेंट जो हुआ, इसके कारण भी जनसंख्या दर बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों की उल्लेख करें। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, निरक्षर साक्षर की कमी, निरक्षरता की कमी। ठीक है, आप देखिए इसी तरह से आप लोगों को लिख देना। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में टच किया जाता है आपका 2 पॉइंट, या आपका प्रतिकर्षक कारक और उपकर्षक कारक। ठीक है, यानी प्रवास के जो प्रवास आप लोग समझते हैं ना, प्रवास यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रक्रिया है वही आपका क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ठीक है, मानव जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, क्या वो मजबूरी में जाता है फिर कोई शौक से जाते हैं? ठीक है, मजबूरी में जाते हैं। मानव का एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रक्रिया है वही आपका क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। तो प्रवास के मेन जो है 2 कारक हैं, प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। ठीक है, प्रतिकर्षक कारक यानी प्रकृति की तरफ से आते हैं, और अपकर्षक कारक जो है जनसंख्या की ओर से आकर्षित होता है। ठीक है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपकर्षक कारक जो उत्पन्न होता है ये मानव द्वारा उत्पन्न कारक है, और प्रतिकर्षक कारक प्रकृति द्वारा उत्पन्न कारक है। ठीक है, देख लिए। ठीक है, अब इसी अंतर को समझ जाएंगे आप। प्रतिकर्षक कारक
प्रकृति द्वारा उत्पन्न कारक है और अपकर्ष कारक मानव द्वारा उत्पन्न कारक है। ठीक है, मानव को आकर्षित करता है अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक जो है एक तरह से मानव को विकर्षित करता है, मानव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक तरह से मजबूर कर देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट करा है कि प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, बाढ़, सुनामी आदि आ जाते हैं। ठीक है, ये आपदा हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सब किसके तरफ से आता है? प्रकृति का तरफ से आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रकृति का मतलब प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, अब देखिए अपकर्ष कारक की अगर बात की जाए तो अपकर्ष कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, यहाँ मजबूरी नहीं की जाती है, यहाँ इंसान को मजबूर नहीं किया जाता प्रवास होने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अगर आपको बेहतर रोजगार की तलाश है, आपकी इच्छा है, तो बेहतर रोजगार की तलाश में आप चले जाइए नगर में। ठीक है, शहर गांव छोड़ के, तो ये आप क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो आपका प्रवास कहलाएगा। तो ये कौन सा कारक कहलाएगा? अपकर्ष कारक कहलाएगा। आपको आकर्षित किया ना, बेहतर रोजगार यानी जो बेहतर रोजगार है, बेहतर एम्प्लॉयमेंट है, वो आपको आकर्षित किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपकर्ष कारक कहलाएगा। अच्छी शिक्षा यानी बेटर क्वालिटी का जो एजुकेशन क्वालिटी में जो गुणवत्ता होगी, जो मतलब रिफॉर्म डेवलपमेंट होगा एजुकेशन के फील्ड में, तो उस फील्ड में आप जाएंगे, वहां जाएंगे एजुकेशन का शिक्षा जहां आपको अच्छी तरह से मिलेगी। ठीक है, वहां जाएंगे तो ये भी आपका क्या है? अपकर्ष कारक है। ठीक है, उच्च वेतन, हाई सैलरी अगर जिस कंपनी में आपको मिलेगा, गांव में कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं गांव में अगर कोई सॉरी गांव में कहीं अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कम वेतन मिल रहा है, शहर में चले गए, नगर में चले गए, उच्च सैलरी आपको मिल रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो आपको आकर्षित किया। तो ये भी क्या है? आपका अपकर्ष कारक है जो मानव द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर समझ गए आप लोग? आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं झाड़ के इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो 5 विशेषता को आप लोग लिख देना है। देखिए पहला विशेषता लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जनसंख्या एक जगह मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या 1000, दूसरा किलोमीटर स्क्वायर में भी जनसंख्या 1000, तीसरा किलोमीटर स्क्वायर में भी जनसंख्या 1000, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, तो कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग असमान रूप से वितरित है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां जनसंख्या असमान रूप से विस्तृत है, और पठारी क्षेत्र में जाएंगे वहां जनसंख्या कम मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो जनसंख्या ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या है? जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। ठीक है, ये देखिए आपको 5 पॉइंट कह रहा है ना कि जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखे, तो आपको लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है मेरे जैसा। यहाँ आपको टॉपिक हम बता रहे हैं, यहाँ आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, कम से कम एक टॉपिक में आपको 2-4 लाइन लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा फुल, नहीं तो फिर लिखने में अगर कंजूसी कर दिए तो फिर आपको नंबर छटने का वहां चांस है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या लगभग असमान रूप से वितरित है, ये आपका टॉपिक बन गया। इसके अंतर्गत 2-4 लाइन और बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चा 5 पॉइंट को अटेंड किया है, लिखने में कंजूसी नहीं की है, बच्चा अच्छे से लिखे हैं, तो आपका नंबर वहां नहीं चटेगा। ठीक है, दूसरा है मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल, मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में खेती करना आसान होता है, कृषि कार्य करना आसान होता है, सिंचाई करना आसान होता है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि ठंडा एवं गर्म प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करता है, ठंडा और गर्म प्रदेश में। ठीक है, कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की, तो वहां से लोग मतलब ठंडा के मौसम में चले जाते हैं। गर्म प्रदेशों में राजस्थान की बात की जाए तो वहां भी लोग जो है प्रस्थान कर जाते हैं गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो ठंडा एवं गर्म प्रदेशों में जनसंख्या का कम निवास करता है। ठीक है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए विश्व के लगभग 70% जनसंख्या जो है आपका 10 देशों में निवास करती है, टोटल 10 देश। अब देखिए टोटल विश्व में लगभग 200 प्लस देश है, 250 प्लस देश है। ठीक है, यानी एक्यूरेट जानकारी हमको भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका 250 प्लस देश है। ठीक है, विश्व में लगभग, तो ये जो एक तरह से आपका 60% से ज्यादा जनसंख्या जो है आपका 10 देशों में ही निवास करती है, जो आपके 6 देश जो है आपका एक तरह से एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 10 देशों में निवास करती है, सॉरी 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 6 देश आपका लिंग अनुपात वाला कह रहा है। ठीक है, तो 4 देश हैं एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, जहां कृषि योग्य भूमि है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहां कृषि होगा वहीं ना निवास करेगा, जहां कृषि नहीं की जाएगी तो वहां जनसंख्या, कृषि उत्पादन, उनको उपज नहीं मिलेगी, उनको फसल नहीं मिलेगा, वो खाएगा क्या? ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह से फैक्टर है। तो ऑप्शन का एक तरह से आपको चारों एक तरह से पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, पूरा चारों पॉइंट आपको लिख देना है इसी तरह से। ठीक है, 5 पॉइंट इसी तरह से आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक तरह से प्रवास के विभिन्न कारण यानी प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार का वर्गीकरण करें। ठीक है, प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार। ठीक है, प्रवास जो होता है आपका 4 धारा है,
ग्राम से ग्राम की ओर, ग्राम से नगर की ओर, नगर से ग्राम की ओर और आपका नगर से नगर की ओर। ठीक है, 4 प्रारूप है, 4 धारा है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ग्राम से ग्राम की ओर सबसे ज्यादा ये जो है, सॉरी, ग्राम से नगर की ओर, ये जो धारा है, ये धारा काफी ज्यादा फेमस है, ये धारा काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जनसंख्या जो होती है वह ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर प्रवास करते हैं, यानी रोजगार की तलाश में। ये जो धारा है काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आपको प्रवास के लिए विभिन्न प्रारूप या प्रकार का वर्गीकरण करें तो चारों प्रकार को आपको लिख देना है, अंडरलाइन कर देना है, और एक प्रकार को लिखेंगे आपको कम से कम 2 लाइन इसमें लिखना है। ठीक है, कम से कम 2-3 लाइन इसमें आपको अंडरलाइन करना है, लिखना है, तो इसी प्रकार आप 4 प्रारूप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है। निम्न लिंग अनुपात यानी जहां लिंग अनुपात कम है, तो निम्न लिंग अनुपात वाला देश जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, यूएई। यूएई में 100 स्त्रियों में 311 पुरुष दर्ज किया गया। ठीक है, ये सब क्या है, निम्न लिंग अनुपात वाला देश है, क्योंकि यूएई जो है आपका, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यहाँ पुरुष प्रवास ज्यादा है, क्योंकि अरब अमीरात के पास काफी ज्यादा मतलब पैसे वगैरह है, धनी देश है। ठीक है, रोजगार वगैरह ज्यादा मिलते हैं, तो बाकी लोग यानी बाकी देश के लोग दुनिया से वहां प्रवास करके वहां काम करने के लिए चले जाते हैं, और वहां पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई है। अब पुरुषों की जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां स्त्री की जनसंख्या घट गई है, जिसके कारण ये रिकॉर्ड आया है कि 100 स्त्रियों में 311 पुरुष दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से अंडरलाइन करना है कि निम्न लिंग अनुपात वाला देश आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। क्या करा है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा, तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, बिल्कुल नगर में निवास करने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस चीज को भी अगर आप लोग अच्छी तरह से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, अर्थात जनसंख्या की जीविका का आधार जो होता है कृषि क्षेत्र होता है। आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या। दूसरा जो आपका नगरीय जनसंख्या, जिसका जीविका का आधार जो होता है व्यापार, उद्योग और धंधे यानी सेवाएं होती है। नगर में जो कार्य करते हैं वो तो कृषि का कार्य नहीं करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय, चतुर्थक, पंचम, ये सब क्रियाकलाप में वो लोग लगे हुए रहते हैं, और प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन लगे हुए रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है तथा सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर होता है। ठीक है, यानी आर्थिक रूप से सामान्यतः क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इसका जीवन स्तर उच्च होता है, क्योंकि इन लोगों का इनकम ज्यादा होता है। ठीक है, ऊंचा होता है, तथा सामान्यतः आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, क्योंकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में पैसा यानी जो रोजगार एक तरह से इनकम जो है ज्यादा होता है, और प्राथमिक क्रियाकलाप में इनकम कम होता है। जानते हैं किसानों की जो हालत है वो दयनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अंडरलाइन कर देना। क्वेश्चन क्या है आपका कि ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। निम्न लिंग अनुपात वाला देश अगर आएगा तो इस प्रकार आपको अंडरलाइन कर देना है, ये सब देश का नाम कर देना है। प्रारूप के, अगर प्रवास के प्रारूप के बारे में बात की जाए, परिवार के प्रकार के बारे में बात की जाए, तो ये 4 प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या वितरण की विशेषता को निम्नलिखित करें, यानी जनसंख्या वितरण की कौन कौन सी विशेषता है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, और अपकर्ष कारक प्रतिकर्ष कारक में क्या अंतर है इसको आपको लिख देना है। जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल के पिता कौन है, संभववाद क्या है, ये सारे अंडरलाइन आपको कर देना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी हाई लेवल का है, और ये सब क्वेश्चन से लगभग आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कवर कर लेंगे इसको, और आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे, आपको मैं कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।